क्षीरसागर नीर नामक कविता संग्रह से कविता पाठ करने की प्रक्रिया में मैं ज्ञानेंद्रपति का जिक्र कर रहा था और बता रहा था कि ज्ञानपति अपने कविता भविता के माध्यम से किस तरह से अपने लिए परंपरा की खोज नहीं, परंपरा को अर्जित करते हुए सीधे निराला से सीखते हैं और मुक्तिबोध से प्रेरित होते हैं। तो ये जो बनारस का बनारसीपन है और जिसमें कि ज्ञानेंद्रपति एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रहे हैं। उसके पहले बनारस पर त्रिलोचन ने, केदारनाथ सिंह ने कई अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो मैं बनारस की उसी परंपरा में एक छोटा सा ही सही अगर कण भी अपने को बना पाया या उस प्रवाह का एक कण भी बन पाया तो अपने को निश्चित रूप से कृतार्थ समझूंगा और लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ किया है। अब एक अजीब स्थिति है कि जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो एक तरह का भय और अनिश्चितताओं का दौर है, जिसमें कि कोई भी घर में कैद है और तमाम तरह के असुरक्षा बोध से हम सब ग्रसित हैं। ऐसे में जैसे कि कविता और साहित्य के साथ साथ समाज के सामने भी संकट तो है ही, और निश्चित रूप से कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं हर किसी को संदेह के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा है। कविता पाठ शुरू करने के पहले जैसे आपने देखा होगा कि हिंदी में इस समय परंपराओं की खोज की बड़ी विलक्षण जल्दबाजी दिखाई दे रही है, और इस विलक्षण जल्दबाजी की वजह यह लगती है कि कवि जब अपने समय और समाज से कट जाता है तो सीधे परंपरा की खोज में चला जाता है। परंपरा की खोज जबकि होती नहीं, उसे अर्जित करना पड़ता है। अभी सोशल मीडिया पर एक कविता कल से बहुत ट्रेंड कर रही है, वरिष्ठ कवि मदन कश्यप की लोमड़ी पुरुष। वो कविता पढ़ते समय मुझे बड़ी हंसी आती है और बहुत अच्छा लगता है, और अपने समकालीन सांस्कृतिक विवेक को जागृत करने की दिशा में वह कविता बहुत ही प्रेरक है। अजीब स्थिति है इस समय में, कोरोना के टाइम में, जिसे मैं कोरोजीवी कविता का दौर कहता हूं, कि पता ही नहीं चलता कि पीड़क और कौन पीड़क है और कौन उत्पीड़क है। यानी पीड़क भी और उत्पीड़क भी कई बार एक ही व्यक्ति बनना चाहता है। यह खतरनाक संकेत है, और इस दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि संकट के इस दौर में जो लोग भी अपने समाज से, अपनी संस्कृति से सीधे मुठभेड़ कर रहे हैं, जो अतीतोन्मुखी न होकर के भविष्योन्मुखी हैं, उनका स्वागत है, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। वो जैसा भी लिख रहे हैं वे वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, और उनके गुरु को बहुत ही महत्व के साथ, उनके भीतर की जो गुरु चेतना है, शब्द चेतना है, उसको बहुत महत्व के साथ उसको देखने की जरूरत है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले मैं एक कविता, गुरु के नाम लिखी एक कविता का पाठ करना चाहता हूं, और गुरु के नाम लिखी कविता से ही अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। यह गुरु रविदास को समर्पित कविता है। गुरु रविदास के नाम लिखी एक कविता है, जो लिख तो मैं फरवरी की गुरु पूर्णिमा यानी माघ जो पूर्णिमा थी, जब उनकी जयंती मनाई गई थी सीर में, तब से लिख रहा था, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी। आज सुबह उसको मैंने फाइनल टच दिया। वहीं से मैं अपने कविता पाठ का आरंभ करना चाहता हूं, और उसके बाद फिर मैं पक्का माहौल की जुड़ी कुछ कविताओं का पाठ आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। गुरु के नाम, संत रविदास के लिए है कविता ये। नाम की आरती से जीवन को दीपित करते हुए, चंदन सी शीतल और मुलायम भाषा में जगत की उष्णता को शिथिल करते, तुम्हारी गुरु कृपा में एक छाया में जगह पाई। एक बार जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये कविता गुरु के नाम कविता का शीर्षक है और समर्पित है संत रविदास के लिए। नाम की आरती से जीवन को दीपित करते हुए, चंदन सी शीतल व मुलायम भाषा में
जगत की उष्णता को शिथिल करते तुम्हारी गुरु कृपा में एक छायामय जगह पाई है। कि जगत की जागृति के लिए संकल्प की डगर पर दौड़ते हुए पीड़ा बहुत भाई है। कि जगत की जागृति के लिए संकल्प की डगर पर दौड़ते हुए पीड़ा बहुत भाई है। तुम्हारी वेदना के धागे में धरती को सिलते हुए देखा है। तुम्हारी वेदना के धागे में धरती को सिलते हुए देखा है और करुणा के कपड़े में लिपटी हुई तुम्हारी आभा में जीवन विवेक को अकुआते हुए पाया है। ओ महाकाश, धर्म और जाति के पाखंड से थरथराती हुई धरा पर तमाम झुठलाती हुई बहुलताओं के बीच जिन कसकती हुई कराहों को सुन सका हूं, उसमें पूरी ताकत से व्यवस्था से लड़ते हुए कुछ कह सका हूं कि तुम्हारी ही तरह सच के साथ जी सका हूं। तुम्हारे माथे पर उभरी लकीरों के बीच, तुम्हारे माथे पर उभरी लकीरों के बीच उन गठरियों में उलझी हुई सांसों को सुन सका हूं जो धरती को नापने निकली थीं और आकाश के सन्नाटे में कहीं खो गई। तुम्हारे जूते के तल्ले से आज भी उठती है एक धूल, तुम्हारे जूते के तल्ले से आज भी उठती है एक धूल कि माथे से लगाते हुए इसे हवा में लहराता हूं और एक सम्मुख आकृति को देखकर मुदित होता हूं कि डरे हुए ईश्वर के एकांतवास के बीच, कि डरे हुए ईश्वर के एकांतवास के बीच तुम हो कहीं मेरे पास ही यही, कि तुम हो कहीं मेरे पास ही यही। जगत में बहुत सन्नाटा है, जगत में बहुत सन्नाटा है। देह है कि विषाणुओं से भरी हुई है और तुम हो कि बेगमपुर शहर की एक उम्मीद लिए सदा जीवित हो मेरे भीतर, भीतर के मेरे समस्त अंधकार को प्रकाशित करते हुए, भीतर के मेरे समस्त अंधकार को प्रकाशित करते हुए। तो एक तरह की गुरु के प्रति अभिवादन भी है और उन समस्त गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जिनसे जीवन को सफल होते पाया है और जिनके कारण से हमने अंधकार से लड़ने की सामर्थ्य भी पाई है। इसलिए रविदास गुरु की स्मृति में लिखी इस कविता के साथ अब मैं सबसे पहले क्षीर सागर में नींद कविता संग्रह से कुछ कविताएं पढ़ रहा हूं और इसमें पक्का महाल, इसमें पक्का महाल श्रृंखला की कई कविताएं हैं, पिता श्रृंखला की कविताएं हैं और मुझे लगता है कि 6 बज गया है तो 15 से 20 मिनट में इन कविताओं का पाठ करूंगा। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें और इस कविता पाठ का भी आप आनंद लें। बीच में थोड़ा व्यवधान हो गया था, ब्रेक हो गया और लेकिन आप समझ सकते हैं कि तकनीक की जो स्थिति है हमारे नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, नेट पर डिपेंड करता है। तो खैर, तो पहली कविता मैं पढ़ता हूँ, पक्का महाल। और आप सब जानते हैं जो बनारस के भूगोल से परिचित हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जब कविता संग्रह आया तो इसके कविताओं को आधार बना करके भूगोल विभाग के कुछ छात्र, बीएचयू के भूगोल ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के कुछ छात्र मेरे पास आए और इन कविताओं को आधार बना करके इनके सांस्कृतिक भूगोल पर कुछ वो काम कर रहे हैं और वे हमारे मित्र हैं जो प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बीएचयू में, प्रोफेसर सरफराज जी, तो वो भी काफ़ी इसमें उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया है और मुझे लगा कि तो इस साहित्य के बाहर की जो दुनिया है भूगोल के इतिहास की, तो उसमें भी ये कविताएं अपने तरीके से गई हैं और उनके भूगोल के जो छात्र हैं वो इन कविताओं की जो सांस्कृतिक बनावट है बदलते बनारस को समझने की कोशिश में वो इन पर कुछ काम कर रहे हैं जो जल्द ही हमारे सामने आया है। सुभाष जी अभी दिखे हैं, हम हैं, बिल्कुल आप हैं, तो ज़रूर मैं पूरे उत्साह से
कविताएं पढ़ूंगा। पक्का महल। पक्का महल ढह रहा है, शिव है कि मुक्त हो रहे हैं काशी में। पक्का महल ढह रहा है, शिव है कि मुक्त हो रहे हैं काशी में। रास्ते साफ हो गए हैं, सड़कें धुल पुछ गई हैं, आकाश चमक रहा है नई दूधिया रोशनी में, और सैकड़ों चौकीदार तैनात कर दिए गए हैं शिव की सुरक्षा में। सांडों को भेज दिया गया है शिवालय में, कुत्तों के लिए बना दी गई है झोपड़ी नारों पर, और बिल्लियों के लिए बल्लियों उछाल दिया गया है बाजार को। यह गायों के सम्मान का समय है, यह गायों के सम्मान का समय है। उन्हें भेज दिया गया है गौशालाओं में। शिव की मुक्ति का यह एक सुगम मार्ग है कि जब नहीं रुक सके नाले, कि जब कचरे के दबाव से कराह रही थी गंगा, कि जब अपनी ही रेत की फुहार से काशी में अंधी हो रही थी भागीरथी, उन्हें शिव से मिलने के लिए निमंत्रित कर दिया गया। गो कि शिव से मिलना ही शिव को मुक्त करना है। यह शिव की मुक्ति का अद्भुत समारोह है कि एक मुक्ति धाम विकसित हो रहा है, सैकड़ों घर धाम को ध्वस्त करता हुआ। यह शिव की मुक्ति का अद्भुत समारोह है कि एक मुक्ति धाम विकसित हो रहा है, सैकड़ों घर धाम को ध्वस्त करता हुआ। तो आप देखिए कि ये जो यहां पर घर धाम है, ये श्रीकांत वर्मा की कविता है, और मैंने नोट पे इसको लगाया भी है कि यह शिव की मुक्ति का अद्भुत समारोह है कि एक मुक्ति धाम विकसित हो रहा है, सैकड़ों घर धाम को ध्वस्त करता हुआ। इस क्रम की अगली कविता है पक्का महल में जेसीबी। और आप सब जानते हैं जिस पक्का महल में 4 फीट से लेकर 6 फीट की चौड़ी गलियां हैं, खूबसूरत गलियां रही, जहां पर कि 2 मोटरसाइकिल से आमने सामने आया जा सकता है। एक सांड अगर बनारस का घुस जाए तो जल्दी से दूसरा सामने से आते हुए सांड के लिए जगह नहीं बचेगी। उसमें एक दिन हम लोग, जैसा मैंने जिन मित्रों के साथ टहलते हुए मैं पक्का महल में गया तो देखा वहां पर जेसीबी उतर चुकी थी। जेसीबी इस पूंजीवादी समाज की बहुत ही एक तरह का क्रूर मशीनी उपलब्धि जैसी मुझे लगती है। और ये जो लॉकडाउन में वो जो मिक्सर में जिस तरह से मजदूर बंद होकर के आ रहे थे, उस हाहाकार स्थिति को देख करके, यानी ये जो बड़ी मशीनें हैं एक तरह का विकास के नाम पर आई, निश्चित रूप से उनसे अपने तरह का विकास भी हुआ है, लेकिन मुझे निजी तौर पर जब मैं जेसीबी को देखता हूं तो थर्रा उठता हूं, कांप उठता हूं। सड़क पर भी लगता है कि अगर तनिक सा इसने ठोका तो सब कुछ गया मामला। वो जेसीबी पक्का महल के उस क्षेत्र में उतर चुकी थी। उस पर एक कविता है, आप देखें। पक्का महल के इतने ऊंचे शिखर पर जहां से शिव और गंगा दोनों की ओर ढाल है। पक्का महल के इतने ऊंचे शिखर पर जहां से शिव और गंगा दोनों की ओर ढाल है, ठीक उस जगह पर एक जेसीबी खड़ी है जहां कभी नीलकंठेश्वर महादेव के घंटों की आवाज सुनाई पड़ती थी। यह जेसीबी किधर से आई? इससे अधिक बड़ी बात यह है कि यह क्यों लाई गई। यह जेसीबी किधर से आई? इससे अधिक बड़ी बात यह है कि यह क्यों लाई गई। कुछ का कहना है कि यहाँ के लोगों ने खुद ही इसे बुलाया। कुछ का कहना है कि यहाँ के लोगों ने खुद ही इसे बुलाया, जो खुद ही खुद की हवा, पानी और नमी से ऊब चुके थे और खुद ब खुद यहाँ की गलियों से निकलकर एक चौड़े मैदान में चहकना चाह रहे थे। कुछ का कहना है कि यह एक सिरफिरे अधिकारी की समझ का परिणाम है। कुछ का कहना है कि यह एक सिरफिरे अधिकारी की समझ का परिणाम है, जिसको उतने ही बड़े सिरफिरे शासक का संरक्षण मिल गया, जिसको पोथियों से उतनी ही ताकतवर यह सनक मिल गई कि इतिहास उन्हें ज्यादा याद करता है जो नींव का निर्माण कम, शिखर का विध्वंस अधिक करते हैं। जो नींव का निर्माण कम, शिखर का विध्वंस अधिक करते हैं। कुछ इस बात पर बहस कर रहे थे कि यह सब कुछ शिव की इच्छा का परिणाम है कि जो अब अपनी गंगा को समेटना चाहते हैं, जिसे कभी आनंद कानन में जीवन प्रवाह के लिए छोड़ रखा था।
कुछ इसकी भी समीक्षा में लगे थे कि इसका काम उन घरों को हटाना है जो मंदिरों के आसपास कुकुरमुत्ते की तरह उग आए थे, जिसे कभी कुछ लालची पुजारियों ने अकेले ही सजाया था। चलते चलते कुछ का यह भी कहना था कि यहां एक बिग बाजार होगा जहां सब तरह की सामग्री सब प्रकार के दामों में उपलब्ध होगी और पूजा की दिव्य सामग्री और 100 पार्लर के साथ एक भव्य पंडितालय भी होगा, जिसकी एक ढलान मंदिर की ओर होगी तो दूसरी मणिकर्णिका की ओर, जिसकी एक ढलान मंदिर की ओर होगी तो दूसरी मणिकर्णिका की ओर। बात जो भी हो, जैसी भी हो, बात जो भी हो, जैसी भी हो, सवाल फिर भी सवाल है कि यह जेसीबी यहां क्यों आई, कि जिस सर्वोच्च शिखर पर सांसे के साथ यह खड़ी है, खड़ी क्या बल्कि अड़ी है। अपनी तमाम सभ्यतागत बहसों के बावजूद न तो गंगा निहार पाएंगी अपने जटाधारी शिव को, और न शिव ही अपनी तनवंगी गंगा को निरखने की स्थिति में है, और न ही शिव ही अपनी तनवंगी गंगा को निरखने की स्थिति में है। अगली कविता मैं इस सीरीज से पढ़ता हूं। पक्का महाल में छायाएं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पक्का महाल की इस यात्रा में मित्र थे, शिष्य थे, छात्र थे, साथ साथ कई बार परिवार के लोग भी थे, पत्नी थी, बेटी भी थी, बेटा भी था। पत्नी के साथ भी इस पक्का महाल के क्षेत्र में गया हूं, पहले से जाता रहा हूं, लेकिन जब पक्का महल टूट रहा था तब भी उनके साथ गया। यह कविता उनके साथ घूमते हुए इस पक्का महल से मुझे मिली थी, जिसका शीर्षक है पक्का महल में छायाएं। पक्का महल की ठीक इस कच्ची जमीन पर, पक्का महल की ठीक इस कच्ची जमीन पर जहां इस समय तुम खड़ी हो, बहुत सी छायाएं दिख रही हैं। पक्का महल की ठीक इस कच्ची जमीन पर जहां इस समय तुम खड़ी हो, बहुत सी छायाएं दिख रही हैं। धूप तेज है, हवा धीमी और पेड़ स्तब्ध। धूप तेज है, हवा धीमी और पेड़ स्तब्ध। मैं परेशान हूं यह देखकर कि तुम्हारी एक काया की इतनी छाया मुझे क्यों दिख रही है। मैं परेशान हूं यह देखकर कि तुम्हारी एक काया की इतनी छाया क्यों दिख रही है प्रिय, जबकि भगवान विश्वनाथ व तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं सिवाय इस समतल मैदान के। क्या तुम बता सकती हो प्रिय, क्या तुम बता सकती हो प्रिय कि जिस गली में कभी हम तुम आते थे सटे हुए सटासट, आज इतनी दूरी क्यों है कि हम आमने सामने हैं, कुछ कुछ अनजाने अनपहचाने हैं। यह भी तो बताओ कि विश्वनाथ व भागीरथी के बीच इतना सपाट मैदान कहां से आ गया कि जहां सीढ़ियां चढ़ते खुद की छाया का आभास तक नहीं था। ये ऊंची नीची छायाएं कहां से प्रकट हो रही हैं। यह किसका शरीर है और किसकी काया कि मुझे दिख रही हैं अनगिनत परछायाएं, वर्णमाला से सीखते हुए अक्षर जैसी। डरो मत प्रिय, डरो मत प्रिय, विश्वास करो ये हमारे पुरखों की छायाएं हैं, जो दिन उजाले में ही एक भरी और भारी पोटली के साथ विदा होते महाल के बारे में हमसे कुछ कह रही हैं। डरो मत प्रिय, विश्वास करो ये हमारे पुरखों की छायाएं हैं, जो दिन उजाले में ही एक भरी और भारी पोटली के साथ विदा होते महाल के बारे में हमसे कुछ कह रही हैं। हाँ, जन संदेश टाइम्स में ये कविता प्रकाशित हुई थी। इसकी कई कविताएं प्रकाशित हुई थी और उस पर सुभाष राय जी ने कई लेख भी प्रकाशित किए थे। मैं सबसे पहले बल्कि जन संदेश टाइम्स में कविताएं प्रकाशित हुई थी, तो मैं इस अवसर पर जन संदेश टाइम के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। इस सीरीज की कई कविताएं हैं, एक और कविता सुना के फिर कविता का थोड़ा टेस्ट बदलते हैं, बनारस की तरफ चलते हैं। पक्का महाल में हथौड़े, शहर कह रहा पक्का महाल ढह रहा,
शहर कह रहा पक्का महाल ढह रहा, गंगा सिकुड़ रही जलाशयन घाट पर पसरा है सन्नाटा। यहाँ की जो लोग बनारस के भूगोल से परिचित नहीं है, मणिकर्णिका के बगल में जलाशयन घाट है जिसे जलसैनी घाट कहते हैं, उसके बगल में ललिता घाट है। ये तीनों जो ललिता घाट है, जलाशयन घाट है, मणिकर्णिका घाट है, ये तीनों शिव सम्मुख हैं। यानी जो भगवान विश्वनाथ का काशी में मंदिर है उसके ठीक सामने अगर उनकी नाक के सीध में अगर रेखा खींची जाए तो जलाशयनी घाट कहलाता है। वो घाट जलाशयनी घाट कहलाता है। और ये माना जाता है कि शिव को जब नींद आती है, जब उन्हें सोना होता है, तो जलाशयनी घाट, क्योंकि एकदम सीधे वो उनके सम्मुख पड़ता है जलाशयनी घाट, तो उसके भीतर वह विश्राम करते हैं। उसके एक तरफ ललिता घाट है। ललिता घाट पर प्रसिद्ध नेपाली मंदिर है जो काठमांडू में भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, उसका रेप्लिका बनाया गया है। तो जलाशयनी घाट के इस तरफ ललिता घाट है और उसके उस तरफ मणिकर्णिका घाट है जहां सौदा होता है, और मणिकर्णिका घाट पूरी दुनिया में हर कोई जानता है। ये तीनों घाट टूट चुके हैं आज के दिन। मैंने आज के दिन जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं तो मणिकर्णिका और जलाशयन घाट का जो वजूद है, वर्तमान का जो वजूद था सीढ़ी वाला, वो करीब करीब खत्म हो चुका है। आगे क्या होगा उसका स्ट्रक्चर बताएगा। तो जलाशयनी घाट वही घाट है जिसका इसमें जिक्र आया है। इसमें ललिता घाट का भी जिक्र है, जलाशयनी घाट का भी जिक्र है और मणिकर्णिका का भी जिक्र है। तो पक्का महाल में हथौड़े, शहर कह रहा पक्का महाल ढह रहा, गंगा सिकुड़ रही जलाशयन घाट पर पसरा है सन्नाटा। गंगा के बहुत नीचे शयन के बाद भी खटर पटर से मुक्त नहीं है अपने अभिमुक्त। गंगा के बहुत नीचे शयन के बाद भी खटर पटर से मुक्त नहीं है अपने अभिमुक्त। राजनीति लहक रही, भाषा बहक रही, रेत दहक रही, पानी है कि महक रहा, और जल सैनी शिव परेशान हैं सभ्यता के स्वच्छता अभियान से। चारों तरफ सन्नाटा है, चिता खोज रही है लकड़ियां, लालू यादव की चिंता है। लालू यादव की 150 साल पुरानी दुकान मणिकर्णिका पर थी, जहां पर कि सौदाह के बाद लोग परिजन चाय पीते थे, बिस्किट खाते थे, विश्राम करते थे। लालू यादव से हम लोग मिल चुके हैं और लालू यादव उनका इंटरव्यू लिया है हमने, और उसका हम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला भी था। लालू यादव बहुत परेशान थे, वो कह रहे थे कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन लगता है कि यह पुरखों की जो थाती है, जो 150 वर्ष से दुकान है, अब खत्म हो जाएगी। वह दुकान भी समाप्त प्राय है। तो वे हैं लालू यादव। चारों तरफ सन्नाटा है, चिता खोज रही है लकड़ियां, लालू यादव की चिंता है कि चाय पर सिमटी राजनीति में कब तक बचा पाएगा अपनी यह गुमटी मणिकर्णिका पर। एक आंधी है जो उठ रही है चारों ओर, और पक्का महाल में उड़ रही है धूल। पक्का महाल से आजकल घंटों की नहीं हथौड़ों की आवाज आती है। पक्का महाल से आजकल घंटों की नहीं हथौड़ों की आवाज आती है। अब एक कविता और मैं पढ़ना चाहता हूं, और इसका प्रसंग अभी मुझे याद आया। जिन दिनों में उन दिनों जा रहा था, मेरे साथ अमरजीत राम भी थे, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, जो इलाहाबाद में शिक्षक हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं अमरजीत। हम लोग साथी थे। तो इस जो मलबे के भीतर एक जयप्रकाश, दलित बस्ती, वो भी दलित हैं, जयप्रकाश। तो जयप्रकाश से हमारी मुलाकात हुई। जयप्रकाश से हम लोगों ने लंबा इंटरव्यू लिया। इस जयप्रकाश का जिक्र अभी कुछ दिन पहले शायद अमरजीत ने भी किया है अपनी किसी कविता में, इसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये जयप्रकाश है, और जयप्रकाश बार बार ये कह रहे थे कि, और अंत तक डटे रहे, अंत तक अपने मकान को उन्होंने नहीं दिया, सहमति नहीं दी जयप्रकाश ने। लेकिन स्थिति ये थी कि उनके मकान के चारों तरफ मलबा पाट दिया गया था, तो उनके पास निकलने का कोई मार्ग नहीं था। उनके पास कोई मार्ग नहीं था, और कहे कि चूंकि अब मैं निकल नहीं सकता, बिजली खंभे तोड़ दिए गए हैं, सड़कें जो गलियां थे उसको पाट दी गई हैं, अब तो खैर वो भी वहां से जा चुके हैं। तो मलबे में मकान, और वो जयप्रकाश से जो बातचीत हुई वो उस पर सुने जरा सा। ये कविता है ये। पक्का महाल को मलबे में बदलते देख, पक्का महाल को मलबे में बदलते देख, दलित बस्ती के जयप्रकाश ने अपने मकान को देने से मना कर दिया। पक्का महाल को मलबे में बदलते देख,
दलित बस्ती के जयप्रकाश ने अपने मकान को देने से मना कर दिया। जयप्रकाश को पता है कि वे मणिकर्णिका की एक घनी दलित बस्ती के एक कमरे में अपने बूढ़े बाप व 2 छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। जयप्रकाश को पता है कि वे मणिकर्णिका की एक घनी दलित बस्ती के एक कमरे में अपने बूढ़े बाप व 2 छोटे बच्चों के साथ रहते हैं और असुरक्षा के तमाम दावों के बीच खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार उन्हें मुक्ति दे रही है और वे इनकार करते हैं। सरकार उन्हें मुक्ति दे रही है और वे इनकार करते हैं, यह कहते हुए कि जिन गलियों में वे बड़े हुए हैं वहां विकास नहीं, व्यवस्था की जरूरत है। यहां विकास व व्यवस्था के बीच एक तनाव है जिसका एक सिरा विश्वनाथ से जुड़ता है तो दूसरा मणिकर्णिका से। यहां विकास व व्यवस्था के बीच एक तनाव है जिसका एक सिरा विश्वनाथ से जुड़ता है तो दूसरा मणिकर्णिका से। सरकार एक जिम्मेदार सरकार है जो अपने नागरिकों की पूरी सुरक्षा का ख्याल रखती है। सरकार एक जिम्मेदार सरकार है जो अपने नागरिकों की पूरी सुरक्षा का ख्याल रखती है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार जबरदस्ती न करे, वह जयप्रकाश को सुने और कानून का सहारा ले। अब जयप्रकाश सुरक्षित हैं, जेसीबी उनकी गली को तोड़ चुकी है और अब जयप्रकाश के निकलने तक आराम फरमा रही है। अब जयप्रकाश सुरक्षित हैं, जेसीबी उनकी गली को तोड़ चुकी है और अब जयप्रकाश के निकलने तक आराम फरमा रही है। मोहल्ले में मलबा है और मलबे में यह मकान जो एक महान सरकार के महान निर्णय को घुप अंधेरे में ललकार रहा है। मोहल्ले में मलबा है और मलबे में यह मकान जो एक महान सरकार के महान निर्णय को घुप अंधेरे में ललकार रहा है। तो ये पक्का महल सीरीज की और सारी कविताएं हैं, उन्हें मैं छोड़ रहा हूं और मुझे लगता है कि इसकी कविताएं आपको पसंद आई होंगी और बाकी तो पढ़ना होगा तो संग्रह उपलब्ध है। अब मैं एक कविता पढ़ता हूं संग्रह से, बदलाव। जो बदलाव शीर्षक, कविता का शीर्षक है, बस 5 मिनट और। जो शहर नहीं बदल पाए वो नाम बदल रहे हैं। जो शहर नहीं बदल पाए वो नाम बदल रहे हैं। जिनको कचरा साफ करना था वो कपड़ा बदल रहे हैं। जिन्हें गंगा को स्वच्छ करना था वे गौ की सुरक्षा पर जोर मार रहे हैं। अल्लाह के बंदे हैं जो ईश्वर के धंधे में लिप्त हैं। यादें जिनकी भोथरी हैं वे स्मृतियों को चमका रहे हैं। ऐसे में एक शहर कब तक बचा पाएगा अपना वजूद कि लोग चुप हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कि लोग चुप हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जब पिता श्रृंखला की कुछ कविताएं इसमें हैं, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। 4 कविताएं हैं इसमें, जिसमें पिता और पिता की सेवा में, पिता के साथ बातचीत करते। अब पिता मेरे जीवित नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जो अनुभव थे उनके साथ रहते, उन अनुभवों को मैंने दर्ज किया है, वो भी इसी संग्रह में है। और अच्छी बात यह है कि यह संग्रह चूंकि जब विलंब से आया तो उसका असर ये रहा कि पिता श्रृंखला की और पक्का महल श्रृंखला की कविताएं भी इस संग्रह में शामिल कर ली गई और कुछ कविताओं को मैंने हटा दिया। इस कारण से भी मैं सेतु प्रकाशन का आभारी हूं कि उन्होंने इसे प्रकाशित कर इन कविताओं को इस संग्रह में शामिल करने का अवसर दिया। पहरे पर पिता। पिता रात भर खांसते हैं, जगते हैं तो समय पूछते हैं, सोते हैं तो खर्राटे भरते हैं। पिता रात भर खांसते हैं, जगते हैं तो समय पूछते हैं, सोते हैं तो खर्राटे भरते हैं। कभी कभार नहीं नहीं कभी कभी, कभी कभार नहीं नहीं कभी कभी जोर जोर से खांसते हैं।
कभी कभार, नहीं नहीं कभी कभी जोर जोर से खांसते हैं, जैसे कि बचपन में नई नवेली बहुओं के होने पर ओसारे से ही खांसना शुरू कर देते थे। जैसे कि बचपन में नई नवेली बहुओं के होने पर ओसारे से ही खांसना शुरू कर देते थे। पिता बहुत आश्वस्त हैं, पिता बहुत आश्वस्त हैं, अभी भी खांस रहे हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो पूछते हैं, आज रात खांसी तो नहीं आई? पिता हमारी नींद को लेकर अपने खांसने में भी सजग हैं। पिता हमारी नींद को लेकर अपने खांसने में भी सजग हैं, लेकिन इतने नहीं कि जब वह आ ही जाए तो नए जमाने की तरह एक्सक्यूज कहना न भूलें। अब जब कभी खांसते हैं तो मुंह तोप कर खांसते हैं, अब जब कभी खांसते हैं तो मुंह तोप कर खांसते हैं, और जब उनसे दवा लेने की बात कहता हूं तब फिर खांसते हैं और धीरे से मुस्कुरा देते हैं, और धीरे से मुस्कुरा देते हैं। खांसना जैसे उनका पहरे पर होना है और जिंदा रहने का निशान छोड़ना है। खांसना जैसे उनके पहरे पर होना है और जिंदा रहने का निशान छोड़ना है। एक छोटी कविता इस श्रृंखला की है, पिता की रुलाई। आजकल पिता बात बात पर रोते हैं, आजकल पिता बात बात पर रोते हैं, रोना जैसे अपने होने को जीना है। आजकल पिता बात बात पर रोते हैं, रोना जैसे अपने होने को जीना है। कहीं कुछ याद आता है तो रोते हैं, कहीं कुछ भूल जाते हैं तो रोते हैं। कभी हंस हंस के रोते हैं, कभी रो रो के हंसते हैं। कभी हंस हंस के रोते हैं, कभी रो रो के हंसते हैं। जब वे रोते हैं तब अपने वर्तमान में होते हैं, जब हंसते हैं तब अतीत में। जब वे रोते हैं तब अपने वर्तमान में होते हैं, जब हंसते हैं तब अतीत में। अपने हंसने में जिंदगी का विस्थापन मापते हैं, अपने हंसने में जिंदगी का विस्थापन मापते हैं। हंसना जैसे बीते जीवन को फिर से देखना है, हंसना जैसे बीते जीवन को फिर से देखना है। तो ये कविताएं कुछ हो गई। हाँ, और एक कविता में छोटी कविता है द्वा सुपर्णा, जो संस्कृत के का बड़ा ही मशहूर श्लोक है। द्वा सुपर्णा सैया सखाया समान वृक्षानि परिसत्स्व जाते उभय च अन्यो पिप्पलम स्वादेन्ति अनश्च अन्या अभिचाकसेति। मैंने एक पेड़ पर दो पक्षी हैं, ये एक तरह का जो दृश्य है। तो मैं उसको वो ये श्लोक है, ये असल में एक तरह से समझिए कि जीव और ब्रह्म के संबंधों पर लिखा गया है, लेकिन मैंने द्वा सुपर्णा को नए संदर्भों में समझने की कोशिश की है। और मेरी कविता के पहले इस शीर्षक से अज्ञे ने भी एक कविता लिखी है। आप चाहें, जो हमारे हमसे जुड़े हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो चाहें तो अज्ञे की उस द्वा सुपर्णा को भी देख सकते हैं और मेरी इस कविता को भी। और इसलिए तो मैं इसका संकेत कर रहा हूं कि दोनों के युग बोध में कैसे अंतर आता है जब अज्ञे इसको देख रहे हैं और 2018 में जब मैं इसको देख रहा था। एक पेड़ पर दो पक्षी हैं, उनके बीच खाने व देखने का रिश्ता है। एक पेड़ पर दो पक्षी हैं, उनके बीच खाने व देखने का रिश्ता है। एक खाता है और खाता चला जाता है, दूसरा देखता है और देखता ही चला जाता है। वृक्ष है कि न खाता है न देखता है, वृक्ष है कि न खाता है न देखता है, सिर्फ सूंघता है और घूरता चला जाता है। सूंघने व घूरने के बीच उसकी शाखाएं, सूंघने व घूरने के बीच उसकी शाखाएं हैं जो सदियों से फड़फड़ा रही हैं, जो सदियों से फड़फड़ा रही हैं। और कुछ एक कविता मेरे ख्याल से, हाँ, इसी संग्रह में एक कविता है। हिंदी के बहुत ही आदरणीय और ख्यात कवि, जो हम सभी के जो
80 के बाद जो पीढ़ी आई उसके अग्रज कवि है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जिनको मैं आज़ाद भारत में आंतरिक लय, मैं शब्द की आंतरिक लय का एक ऐसा कवि मानता हूँ जिसकी परंपरा पहले थी और उसकी परंपरा आज तक प्रवहमान है। वे ऐसे कवि हमारे बीच रहे जो केवल वर्तमान का भाष्य नहीं करते थे, वो कविता में केवल नोट्स नहीं लेते थे, वह विसंगतियों असंगतियों केवल व्याख्या नहीं करते थे, वह भारतीय संस्कृति और परंपरा के बहुत भीतर से बोलते थे। और इसी कारण से उनकी कविता की जड़ें जितनी गहरी हैं उनका शिखर भी उतना ही ऊंचा है। और ये आज़ाद भारत की जो हिंदी कविता है वह उनकी कविताओं पर गर्व करने लायक है। अब हमारे बीच नहीं है। दिवंगत केदारनाथ सिंह पर मैंने कविता लिखी थी और वह भी इसी संग्रह में संयोग से शामिल है, मैं उसे पढ़ देना चाहता हूँ। पंचायत नाम है इस कविता का। बलिया से किसी पेड़ का टूटा हुआ पत्ता बनारस की तूफानी हवाओं में उमड़ता घुमड़ता अचानक जब दिल्ली पहुंचा तो हरियाली नजारत थी। उस समय सवाल उसके सामने यह था कि वह कहां जाए। सूखे पत्ते की तरह बूढ़े गरेड़िए के चेहरे को अपने भीतर लिए भर दिन दिल्ली की सड़कों पर टहलता रहे या फिर से जा लगे अपनी उस सुबह से जो एक शाम बलिया में छूट गई थी। उसके सामने यह भी विकल्प था कि वह कहीं और न जाकर बनारस ही आ जाए। उसके सामने यह भी विकल्प था कि वह कहीं और न जाकर बनारस ही आ जाए, जहां अभी भी मड़ुआडीह से उठती है धूल हर माघ पूर्णिमा पर, या फिर चला ही जाए मगहर, जहां अभी भी लेटे हैं कबीर, उसके उत्तर कबीर को नया आकार देते। इसी उहापोह में गुजरे बरस दस बरस, इसी उहापोह में गुजरे बरस दस बरस दर बरस। वह दिन भर दौड़ता रहा हरफ दर हरफ और थक हार कर उसने एक दिन घोषित किया कि वह भाषा में कवि है जिसका एक सिरा भोजपुरी है, जिसे उसकी मां के अलावा कोई नहीं जानता। इसी के साथ उसने बुलाई एक पंचायत, कब्रिस्तान में पंचायत, और कर दी चुपके से एक घोषणा कि उसके जाने का समय हो गया है। लेकिन अंतिम वाक्य जो उसने कहा उसे वहां बैठे एक नवजात कवि ने ही सुना कि यूं तो कोई कहीं नहीं जाता, कि यूं तो कोई कहीं नहीं जाता, फिर भी जाता हूं तुम्हारे भीतर आने के लिए, फिर भी जाता हूं तुम्हारे भीतर आने के लिए। ये केदार जी की स्मृति में लिखी कविता है। एक कविता इसमें बादल है। इस समय आज आषाढ़ पूर्णिमा है, कल से सावन लग रहा है। बादल कविता को सुने। काले काले बादल आए भीतर मेरे उजले छाए, काले काले बादल आए भीतर मेरे उजले छाए, धरती पर हरियाली छाई दाने बिन सब रोए भाई, दिन दिन लगे आस का मेला फंसे सांस ज्यों योग अकेला, बात बात पर मौसम बदले बिना बात के जीव तन फिसले, अब तो मुक्त करो ए भाई, अब तो मुक्त करो ये भाई, बचुआ दुर्गति सही न जाई, बरसों बादल जब तुम आए देखो जग पर कैसे छाए, काले काले बादल आए मेरे भीतर काले छाए, काले काले बादल आए मेरे भीतर काले छाए। महाश्मशान मणिकर्णिका पर लिखी कविता है। हे महाश्मशान, हे महाश्मशान तुझको प्रणाम। थोड़ा कविता का रंग बदल रहा हूं। हे महाश्मशान तुझको प्रणाम, सतबार जहां उठती ज्वालाएं, धू धू होता जग सकल काम, शिव आंखों में चिनगारी लेकर शिवा संग बसते अविराम, आहत मन से आते आते जो छत है करते अक्षत दान, कोरों में भर आंसू जो भूखी आतो कर अभयदान, जिह्वा की लोल लहरियों में जहां गंगा होती भासमान, हे महाश्मशान तुझको प्रणाम, हे महाश्मशान तुझको प्रणाम। पुलकित यौवन की देह दिशा जहां विगलित होती ज्वालाओं में, पुलकित यौवन की देह दिशा जहां विगलित होती ज्वालाओं में,
पानी से फिरती देह जहां यौवन भरती अंगारों में, भीगी पलकों को साथ लिए जहां भीगे तन जीवन मिलता, जहां अंतिम होकर अंत नहीं उठती जलती ज्वालाओं का दीपक जलता, उस एक अनेक के बंधन में जहां स्वर्ग पधारे धराधाम, हे महाश्मशान तुझको प्रणाम, हे महाश्मशान तुझको प्रणाम। तुम मूर्तिमान नवयुग विहान, हे महाश्मशान हे समाधान। तुम जाति बहिष्कृत आंखिन के गौरव रक्षक समकराधान, तुझको प्रणाम, हे महाश्मशान तुझको प्रणाम, हे महाश्मशान तुझको प्रणाम। इससे कविता का थोड़ा सा रंग बदला है बस। और बस एक दो कविता और इसमें ये जो लोग दार्जिलिंग गए होंगे, दार्जिलिंग की यात्रा, नॉर्थ ईस्ट की यात्रा, जिन्होंने दार्जिलिंग के सूर्योदय को देखा होगा। वर्षों 2014 में मैं दार्जिलिंग और गैंगटॉक सिक्किम की यात्रा पर गया था। उसमें एक लंबा मैंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है, जो मेरी आने वाली जो पुस्तक है संस्मरणों की, यात्रा संस्मरणों की, यात्रा देश देश परदेश, उसमें वह संस्मरण संकलित भी है। तो वो जो सूर्योदय है ऊंचाई पर, उसको मैंने जैसा महसूस किया था, वह उसका एक हिस्सा मैं पढ़ देना चाहता हूँ। लंबी कविता है ये। जब वह निकलता है पहले अंधेरा आता है, जब वह निकलता है पहले अंधेरा आता है, फिर ललाई, फिर एक चकाचौंध आती है, जिसके भीतर से वह आता है इतराता हुआ। हमारी आंखों की गुलाबी पंखुड़ियों के बीच एक हलचल होती है और वह हमारे सामने होता है, हमारी आत्मा में बिछी लाल लाल कालीन पर चलता हुआ। वो बहुत ही दिव्य सूर्योदय होता है, काफी ऊंचाई पर दार्जिलिंग। वह आया, लो आया, ओ आया, देखो आया, धरो पकड़ो कसकर पकड़ो, इसके पहले की तरेरे अपनी आंखें लाल, दिखाए अपनी ज्वाला जाल, भर लो अपनी आंखों में थोड़ी सी नमी, जिसमें तैरता रहे यह भर दिन हमारे सामने। कितनी सदियों से चलकर आया हूं तुम्हारे तक, कितनी सदियों से चलकर आया हूं तुम्हारे तक, यह तुम नहीं समझ सकते। उगे तो पहले भी थे तुम मेरे भीतर, उगे तो पहले भी तुम मेरे भीतर, बस आज उसे रंग मिला है सुर्ख लाल रंग, ओ मेरे प्यारे दिले संग। बड़ी ललक थी तुम तक पहुंचने की, बड़ी ललक थी तुम तक पहुंचने की, बादलों ने हर बार दगा की, मगर प्रार्थना रंग लाई इस बार। चेतना जो संग आई तुम्हारी आभा, तुम्हारी आभा से ही तो आभासित है यह दुनिया, तुम्हारी आभा से ही तो आभासित है यह दुनिया। हर दिन उगते हो मेरे भीतर तरह तरह के रूपों में, ओ मेरी धरती के भूप, तुम्हें क्या नाम दूं रूप अपरूप। बर्फ भी दमकती हो जिसकी आभा से वह तुम हो, बर्फ भी दमकती हो जिसकी आभा से वह तुम हो, जिसकी विभा से फूटता है मेरे भीतर एक कल्ला, वह तुम ही हो। जिसकी चमक से उठती हैं तरंगे मेरे भीतर, वह तुम ही हो। जो उछालता है मेरे भीतर अनंत की उम्मीद, कोई और नहीं तुम ही हो। उछालना अपने भीतर के कायर को तोड़ना ही है, उछालना अपने भीतर के कायर को तोड़ना ही है। ओ मेरे दस्ते दायर रख्ताब शायर, ओ मेरे दस्ते दायर रख्ताब शायर। अब समझता हूं कि एक मेरे प्रिय शिष्य हैं सर्वेश मिश्र, उन्होंने मुझे संदेश भेजा था कि सर आप इस कविता को जरूर पढ़िएगा। वो BA तृतीय वर्ष के छात्र हैं और वो भी मेरे, उनकी प्रतिभा भी इस लॉकडाउन में मेरे लिए अनलॉक हुई है। काफ़ी बढ़िया लिख रहे हैं वो। तो उनके लिए यह कविता है यात्रा। उसके बाद आखिर में सिर्फ एक नई कविता का मैं पाठ करूंगा, कोरोना काल में लिखी एक कविता का, और उसके बाद फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो यह कविता, उसके बाद एक और कविता है जो संग्रह के बाहर की है, बिल्कुल नई कविता है। तो यात्रा, यात्रा भीतर यात्रा, यात्रा भीतर घर, घर भीतर यात्रा। छोटी कविता है। यात्रा भीतर यात्रा, यात्रा भीतर घर, घर भीतर यात्रा। इस यात्रा में परिवार साथ था लेकिन घर की याद बनी रही। इस यात्रा में परिवार तो साथ था लेकिन घर की याद बनी रही। यूं घर का होना थोड़ा अधिक परिवार होना है, यूं घर का होना
थोड़ा अधिक परिवार होना है, और यह होना अपने पुरखों की जमीन का पथिक होना है, और यह होना अपने पुरखों की जमीन का पथिक होना है। तो ये कुछ कविताएं थी क्षीर सागर में नील संग्रह से, जो आपके सामने आपको उल्टा दिख रहा होगा। इस संग्रह से मैंने कुछ कविताओं का पाठ किया, और एक कविता केवल पढ़ देता हूँ जो इधर कोरोना काल में कविताएं जो मैंने लिखी हैं उसमें से एक कविता मैं पढ़ देता हूँ जो हाँ एक थोड़ी अलग रंग की कविता है, इसका भी मैंने पाठ नहीं किया है, तो फिर आखिर में कविता पढ़ता हूँ। कोरोना काल की जो संकट है, और जहाँ मैं रहता हूँ वह पूरा परिसर बबूलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ बबूल ही बबूल हैं। तो उस पर लिखा मैंने कविता ये है, केवल हरे बबूल, केवल हरे बबूल, इस निर्जन में सब कुछ ठहरा बासी हैं सब फूल, इस निर्जन में सब कुछ ठहरा बासी हैं सब फूल, सूख गई है मन की काया केवल हरे बबूल, कोई लिया जल्दी कूकोना। इस निर्जन में सब कुछ ठहरा बासी हैं सब फूल, सूख गई है मन की काया केवल हरे बबूल, कोई लिया जल्दी कूकोना। देखो कैसा चांद उगा है, देखो कैसा चांद उगा है, तन का शीतल तप्त हुआ है, गंगा निर्मल कलकल छब में घाट विहसता जप्त हुआ है, इस उदास सी काया में अब जीवन जग संतप्त हुआ है, कोई लिया जल्दी कूकोना। श्रमिक चल पड़े आहें भरते, श्रमिक चल पड़े आहें भरते, सूनी सड़कें गुलजार हुई, गिरते पड़ते पहुंचे घर जब हलचल गांव में चार हुई, थके पांव हुलसित दौड़े जब, थके पांव हुलसित दौड़े जब, आंखें सब बेजार हुई, कोई लिया जल्दी कूकोना, कोई लिया जल्दी कूकोना। जरा ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पर, कितनी पीड़ा है। घर की मलकिन देख रही है, घर की मलकिन देख रही है, वे आएंगे सुन रही है, कोई लिया जल्दी कूकोना, कोई लिया जल्दी कूकोना। गौरैया भी जगी हुई है, गौरैया भी जगी हुई है, तिनका तिनका बीन रही है, सृजन राग से इस दुनिया में जाग भाग को साध रही है। हुआ सवेरा दौड़ी आई, हुआ सवेरा दौड़ी आई, मिला नहीं जो ढूंढ रही है, कोई लिया जल्दी कूकोना, कोई लिया जल्दी कूकोना। उठी लहर आया एक झोंका, उठी लहर आया एक झोंका, जहर हवाले कहर रही है, नहीं चहकते कुत्ते बिल्ली, जन गायब क्यों पूछ रही है, कोई लिया जल्दी कूकोना, कोई लिया जल्दी कूकोना। तो ये कुछ बातें थी, कुछ कविताएं थी, और काफ़ी समय हो गया है, लगभग 1.5 घंटा से आप सब हमारे साथ बने हुए हैं। आपने सुना गुरु पूर्णिमा से लेकर के कविता के बनने की प्रक्रिया से लेकर के कविता पाठ तक की हमने यात्रा की। आप सब मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं सभी अपने मित्रों का जो यहाँ जुड़े रहे सबका शुक्रगुजार हूँ। जैसा मैंने कहा कि कमेंट्स देखना मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि अगर 1 मिनट से ज़्यादा कैमरा में फोकस करता हूँ मेरी आंख दर्द करने लगती है। इसलिए आप सबके जो सुचिंतित कमेंट आए होंगे उनका जवाब मैं बाद में दूंगा। आप बड़े होंगे तो उनको प्रणाम निवेदित करूंगा, छोटे होंगे तो उन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा। आज एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा पर आप सबको मेरा हार्दिक अभिवादन, सादर अभिवादन। उन समस्त गुरुओं का स्मरण करता हूँ अपनी बात को समाप्त करने के पहले, जिनका मेरे बनने में महत्वपूर्ण योगदान है, और जो कुछ मैं अपने शिष्यों को देता हूँ वह वही सब है जो मैंने पाया है। इस कारण से एक तरफ जो है परंपरा, दूसरी तरफ वर्तमान, तीसरी तरफ भविष्य, तीनों का एक तरह का संतुलन बना रहे हमारे जीवन में, ऐसी शुभकामनाएं हम दे सकते हैं। एक बार पुनः चकाचक एक्सप्रेस की समस्त टीम को
के प्रति मैं अपना आभार ज्ञापित करता हूँ, आभार निवेदित करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, खास करके विशाल पांडे के प्रति, जिन्होंने अवसर दिया कि मैं कुछ बातें अपनी कविता की रचना प्रक्रिया, जाहिर सी बात है चूंकि मेरी कविताओं की रचना प्रक्रिया में बोलना था, इसलिए कविता की विशेषताओं से मैंने भरसक बचने की कोशिश की है। कुछ बातें अगर आ गई होंगी तो उसे मेरा आप कह सकते हैं कि आप अहंकार मत मानिएगा। वह बातें आवेग मयता के कारण से अगर आई होंगी तो मैंने हालांकि भरसक कोशिश की है। इसी कारण से मैंने इस पूरे कार्यक्रम का जो पूर्वार्ध था वह गुण पूर्णिमा पर व्याख्यान रूप में केंद्रित किया, और खास करके उन छात्रों के लिए, क्योंकि हम लोग छात्रों से जुड़े रहते हैं, तो उन छात्रों के लिए जो ये जाने कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। और गुरु और शब्द, गुरु ज्ञान रूपी है, शब्द भी प्रकाश रूपी है, और दोनों के बीच का जो संधि है वो ये है कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा। पूरी दुनिया की कविता और खासकर उसमें जो हिंदी की कविता है, जितना हम लोग जानते हैं, उसका मिजाज ही अंधकार से प्रकाश की यात्रा की ओर है। पूरी कविता और अंधकार से, क्योंकि संसार में अंधकार ही था, शब्द के माध्यम से वह संसार प्रकाशित हुआ। उम्मीद है कि हम सब अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के आलोक में खुद को प्रकाशित करेंगे, खुद को नवाचारी बनाएंगे और अपने भीतर एक ऐसी परंपरा को अर्जित करेंगे कि कभी भी हमें परंपरा को खोजने की जरूरत न पड़े। कि मैं बार बार कहता हूँ कि उसे हम अर्जित करें, और अर्जित करने का मतलब ये होता है कि एक दृष्टि तो हमारी है जो हम अपने अध्ययन से बनाते हैं, अपने परिवेश से बनाते हैं, और दूसरी दृष्टि वो होती है जो पुरखों को देख और सुन करके बनाते हैं, अपने अग्रज पुरखों को देख सुन के बनाते हैं। जब हमारी वर्तमान की दृष्टि हमारे अध्ययन के आलोक में उस दृश्य के सहमेल में विकसित होती है, तो उसे ही मैं अंतर्दृष्टि की प्राप्ति कहता हूँ। अर्थात अपना वर्तमान दृष्टि देता है, अपना अध्ययन उस अंतर्दृष्टि को देता है जिसके की आलोक में हम भविष्य में अपना लक्ष्य तय कर पाते हैं, भविष्य की यात्रा कर पाते हैं। शब्द के साहचर्य में हम कुछ खोज पाते हैं। चूंकि परिचर्चा का सत्र साहित्य का, कविता का है, इसलिए यहाँ बातचीत केवल शब्द की है। मुझे लगता है कि हम सब मिलजुल करके शब्द की साधना के माध्यम से इस समाज को सुंदर बनाएं, विशिष्ट बनाएं और अग्रगामी मूल्यों से इसे भरने की कोशिश करें। समानता के साथ साथ समता, समानता और विश्व बंधुत्व के स्वर के साथ हर प्रकार की संकीर्णता से खुद को भी मुक्त करें और उन लोगों को भी मुक्त करने की कोशिश करें जिनसे हमारा रोज रोज सामना होता है। आप सबने सुना, बहुत बहुत